वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज कंटिन्यू करेंगे हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 के फोर्थ यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लायोफिलाइजेशन ऑफ स्टेराइल पाउडर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 7 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग पूछेंगे कि कौन कौन से मटेरियल्स जो है हम लोग यूज़ करते हैं हमारे पैकेजिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लायोफिलाइजेशन ऑफ स्टेराइल पाउडर। स्टेराइल पाउडर या पाउडर फॉर इंजेक्शन इसको बोलते हैं पीएफआई। ये एक स्टेराइल सॉलिड सब्सटेंस होता है जो इंक्लूड करते हैं फ्रीज ड्राइड मटेरियल। ये एक टर्म है जिसको ध्यान में रखो। फ्रीज किया हुआ, ड्राइड किया हुआ मटेरियल रहता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है फाइनल कंटेनर में, और उसको हम लोग शेक करते हैं जब हमको प्रिस्क्राइब किया जाता है पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या लिक्विड जो हम लोग उसके अंदर डालते हैं, जिसके बाद हम लोग उसको शेक करके यूनिफॉर्म डिस्पेंस करके इंजेक्ट कर देते हैं। यानी कि जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो यहाँ पे ये फ्रीज ड्राइड मटेरियल है जो कि मटेरियल को ड्राई कर दिया गया है और ये पाउडर फॉर्म में है। फिर जब हमको यूज़ करना रहेगा हम लोग इंजेक्शन, वाटर फॉर इंजेक्शन आता है, इससे हम लोग इसके अंदर वाटर इंजेक्ट करके सॉल्यूशन बना के पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या बात कर रहा है कि इंजेक्शन आर पैक्ड एज ड्राई सॉलिड इन द कॉन्जुगेशन विद द सॉल्वेंट एंड व्हीकल बिकॉज द थेरेप्यूटिक एजेंट इज़ अनस्टेबल। जो हमारा जो थेरेप्यूटिक एजेंट रहता है अनस्टेबल रहता है, इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार से पैक कर देते हैं लिक्विड कंपोनेंट में, और ऐसे ड्रग को हम लोग फिल कर देते हैं सॉल्यूशन चेम्बर में, जिससे कि वो फ्रीज ड्राई हो जाते हैं। और जब हमको इसको यूज़ करना रहता है तो हम लोग इसके अंदर अपना लिक्विड डाल के यूज़ कर लेते हैं। ड्राई स्टेराइल पाउडर है एसेप्टिकली एडेड इनटू द स्टेराइल वाइल। इसको हम लोग स्टेराइल वाइल के अंदर एसेप्टिकली ऐड करते हैं, और जो ड्राई पाउडर रहता है रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्टेराइल व्हीकल बिफोर यूज, जैसे कि मैंने बताया। एग्जाम्पल एम्फोटेरिसिन बी, एम्पीसिलिन, सेट्राफ्लोक्सोन, पीएफआई, ये सब पहले से आने वाले प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई है और स्टेराइल प्रोडक्ट बनाती है फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा। स्टेराइल क्रिस्टलाइजेशन, स्प्रे ड्राइंग एंड पाउडर फिलिंग, ये सारी टेक्निक है जो मार्केट में आती है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे प्रिपरेशन को बनाने के लिए। फिर आता है एक टर्म लायोफिलाइजेशन। ये जो हमने अभी पढ़ा ना फ्रीज ड्राइड पाउडर, इसको एक टर्म होती है लायोफिलाइजेशन, जिसका मतलब होता है लव्स द ड्राई स्टेट। यानी कि ये जो पाउडर है लव करता है अपनी ड्राई स्टेट को। ठीक है, इसी प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं लायोफिलाइजेशन। स्मॉल स्केल पे जो रहता है ये 40 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, वेयर एज फॉर द प्रोटीन नो मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड। स्मॉल स्केल लायोफिलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रोजन शेल्फ चेम्बर ले लेते हैं जिसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट रहता है, यूजुअली सिलिकॉन, जो सर्कुलेट होता है कंप्रेसर से पाइप के दौरान उस शेल्फ में। फ्रीजिंग कंप्लीट होती है कुछ घंटों में, और चेम्बर में कंडेंसर इवैक्यूएट करता है वैक्यूम पंप से। ठीक है, वहाँ से वैक्यूम पंप से ठंडी हवा को इवैक्यूएट करता है, जिसके वजह से वो एरिया जो है वो कूल हो जाता है। फिर हीट इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग शेल्फ के अंदर अलग अलग तरीके से, ग्रेडेड रेजिस्टेंस कॉइल से हीट ट्रांसफ़र होता है उसके अंदर। मास ट्रांसफ़र देखने के लिए मिलता है आइस का सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा, और जिसके वजह से वो सारी चीज़ें स्पॉन्ज लाइक मास्क बना रहती है और वो वापस से पाउडर फॉर्म में चला आता है। मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होता है वो इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग की प्रोसेस देखो ये रही। पहले हम क्या करते हैं, पहले हमारा जो है लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम क्या करेंगे, फ्रीज़ करेंगे। पहले फ्रीज़ करने के बाद प्राइमरी ड्राइंग होगी, देखो यहाँ पे ड्राइंग होना ये शुरू हो गया है। फिर सेकेंडरी ड्राइंग हुई और ये फाइनली पूरा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ हुई ये सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा। बाकी जब सेकेंडरी ड्राइंग होती है हम लोग अनफ्रोजन सॉल्वेंट को डिफ्यूजन या डिजॉर्प्शन के द्वारा हटा देते हैं। ठीक है, ये मेन इसका आइडिया था। हमने लिक्विड लिया, उसको फ्रीज़ किया, फ्रीज़ करने के बाद हमने उसके अंदर सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, और डिफ्यूजन और डिजॉर्प्शन के द्वारा उसके अंदर का मॉइस्चर हम लोग और निकाल दिया। ये देखो चेम्बर होता है, यही जो मैंने प्रोसेस अभी मैं आपको बता रहा था वो डायग्राम के रूप में है। यहाँ पे थर्मल फ्लूइड है, चेम्बर है जिसमें -50 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। इसके अंदर जो आइस कंडेंसर होता है जो -75 डिग्री या उससे लेस जा सकता है। वैक्यूम पंप लगा होता है, जो ये सारी कंडीशन मिलके एक फ्रीज ड्रायर बना देते हैं जो कि एकदम से हमारे प्रिपरेशन को सुखा देती है। ठीक है, अब जब आप फ्रीज ड्राइंग करोगे तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको ध्यान रखना है कि जो केक आपका बनेगा, जो लास्ट में वो पाउडर जो मास जमा हो जाता है उसको केक बोलते हैं, और वो केक जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए, बिछड़ा नहीं होना चाहिए।
ठीक है। सफिशिएंट उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो एक कलर का दिखता रहा होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में वो ड्राई होना चाहिए और सफिशिएंट अमाउंट में ही पोरस होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो वाटर फॉर इंजेक्शन आप डालोगे वो इजीली उसके अंदर जा पाए। स्टेराइल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पायरोजन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट्स होना चाहिए और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। ये 7 मार्क्स में यूजुअली देखने के लिए मिलता है, आप उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंटेनर एंड क्लोजर्स की, जो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम लोग जो भी प्रिपरेशन को हम लोग बनाते हैं उसको या तो हम एम्प्यूल्स में स्टोर करते हैं, वाइल्स में, ट्रांसफ्यूजन बॉटल में, जो कि ऐसी बॉटल होती हैं, या तो कोलैप्सिबल बैग में, आपने ब्लड वगैरह इसमें देखा होगा। उनके अलावा भी प्री फिल्ड इंजेक्शन आती हैं, यानी कि इंजेक्शन में ही हमारे मटेरियल फिल्ड होते हैं और बस उसको निकाल के हमको पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करना होता है। यहाँ क्या लिखा है, जो इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन होती हैं वो पैक की जाती हैं कंटेनर जो कि बने होते हैं ग्लास के, प्लास्टिक के, ठीक है। कंटेनर सिस्टम के अंदर हमारे एम्प्यूल देखने के लिए मिलता है, वायल देखने के लिए मिलता है, सिरिंज, कार्टिज, बॉटल और बैग। एम्प्यूल जो होती है वो ग्लास की बनी होती है, वहीं जो बैग होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। ये कंटेनर कंपोज करते हैं ग्लास या प्लास्टिक के, जिसके अंदर रबर मटेरियल भी यूज़ हो सकता है एज अ स्टॉपर। वाइल्स में और बॉटल में रबर प्लंजर यूज़ किया जाता है उनको सील करने के लिए, सिरिंजेस को या कार्टेज को। यानी कि इंजेक्शन से रिलेटेड या पेरेंटल से जो रिलेटेड है उसमें प्लास्टिक, ग्लास और रबर देखने के लिए हमको मिलता है। इरिगेशन सॉल्यूशन जो होता है उनको पैक करते हैं हम लोग ग्लास बॉटल में, जिसमें एल्यूमिनियम स्क्रू या कैप लगे होते हैं। ये देखो प्री फिल्ड इंजेक्शन इनकी मैं बात कर रहा था, प्री फिल्ड एम्प्यूल्स हैं, सिरिंज, ठीक है। अब बात करते हैं एम्प्यूल्स की। एम्प्यूल्स भी 3 प्रकार में आती हैं। पहला आता है 1 पॉइंट कट एम्प्यूल्स, जो कि एक जगह से कट होती हैं ऊपर से। फिर आती हैं फ्लैट बॉटम कंस्ट्रिक्ट नेक एम्प्यूल्स, इसका बॉटम फ्लैट होता है और नेक जो होता है कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। वहीं आता है फ्लेम कट एम्प्यूल्स, ये देखो इनका जो नेक है ये फ्लेम के द्वारा कट किया हुआ रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग वाइल्स की बात करें तो वाइल्स क्या कह रहा है कि ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर जिसके ऊपर रबर स्टॉपर लगा होता है, जो कि सील कर दिया जाता है एल्यूमिनियम क्रिम्प के द्वारा। देखा होगा आपने, रबर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर एल्यूमिनियम क्रिम्प से उसको एक जगह पे रख दिया, मतलब स्टेबल कर दिया जाता है। और ये मल्टीपल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब बार बार अगर आपको इंजेक्शन लेनी है तो आप उससे फिल करके ले सकते हो। फिर आता है ट्रांसफ्यूजन बॉटल। ये बॉटल न्यूट्रल ग्लास की होती है, जो कि क्लियर या एम्बर कलर की हो सकती है। एम्बर कलर यानी ब्राउन कलर की बॉटल, ग्लास बॉटल जिसमें बड़ा रबर स्टॉपर लगा होता है। और वहीं पीवीसी कोलैप्सिबल बैग भी आते हैं, जैसा कि आपने अभी ऊपर इमेज में देखा, वो वाले आते हैं जो कि लार्ज वॉल्यूम के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट और कंडीशन क्या होती है एक कंटेनर या क्लोजर की, जो कि यूज़ किया जाता है पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए। पहला ये है कि इट शुड नॉट यील्ड फॉरेन सब्सटेंस टू द प्रोडक्ट, यानी कि जो मटेरियल या क्लोजर कंटेनर आप यूज़ कर रहे हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरेन सब्सटेंस वो खुद ही उस प्रोडक्ट के अंदर रिलीज़ कर रहा है। वो सफिशिएंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि वो अलाउ कर सके विजुअल इंस्पेक्शन और उसके अंदर के कंटेंट को। यानी कि जिसमें आप उसको पैक करोगे वो इतना ट्रांसपेरेंट तो होना चाहिए कि हम लोग उसका विजुअल इंस्पेक्शन कर सकें, उसके अंदर की चीज़ें हमको दिख सकें कि भाई ये सही है कि नहीं, ठीक है। उससे कोई हमको एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए डिफ्यूजन अक्रॉस दी बॉल। ये नहीं कि आप ऐसा कंटेनर यूज़ कर लियो जिसमें हमारा प्रिपरेशन जो ऐड किया हुआ है वो डिफ्यूज़ करके बाहर आ रहा है। वो प्रोटेक्ट करना चाहिए कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और मैकेनिकल शॉक से। इट मस्ट हैव अ फार्मास्यूटिकल एलिगेंट अपीयरेंस, वो दिखना भी अच्छा चाहिए। इट मस्ट बी चीप एंड इकोनॉमिकल, चीप और इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग कौन से कंटेनर हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ से शुरू होता है इंटरेस्टिंग और लेंदी पार्ट, डोंट वरी, इसको शॉर्ट में और बहुत ही स्मूथली पढ़ाऊँगा। पहला आता है ग्लास, द हीरो। ग्लास एम्प्लॉय किया जाता है हमारे कंटेनर को मैन्युफैक्चर करने के लिए मोस्ट ऑफ दी SVI यानी कि स्टेराइल वाइल्स। ये बना हुआ होता है मतलब प्रिंसिपली ये बना हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, जिसके अंदर वेरियस अमाउंट ऑफ ऑक्साइड को ऐड किया होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन और आयरन। ओरिजिनली जो पेरेंटल प्रिपरेशन थे वो इसी में फिल किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लियरिटी होती है जो विजुअल इंस्पेक्शन के दौरान या पार्टिकुलेट मैटर के दौरान हमें आसानी प्रोवाइड करती है देखने के लिए।
अब यूएसपी के आधार पे 4 टाइप में हमने क्लासीफाई किया है किसको, ग्लास को। टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास और टाइप 4 नॉर्मल जनरल पर्पस ग्लास, जो कि सूटेबल नहीं होता है पेरेंटल के लिए। टाइप 1 जो होता है इसमें प्रिंसिपली 81% सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और 13% बोरिक एसिड होता है। बाकी जो ऑक्साइड्स की मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये केमिकली रेजिस्टेंट होता है, इसके अंदर लीचेबिलिटी नहीं होती, यानी कि ये लीच नहीं करता है अपने प्रिपरेशन में। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट और आइडियल होता है हमारे इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए। अगर कोई एसिड हो, न्यूट्रल हो, अल्कलाइन हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्मल शॉक वगैरह को भी ये बहुत अच्छे से झेल जाता है। वहीं टाइप 2 की बात करें तो इसके अंदर सोडा लाइम ग्लास जो कि स्पेशल ट्रीटमेंट इसको दी गई होती है, जो कि रीच करता है एक हाइड्रोलाइटिक स्टेबिलिटी टाइप 1 के द्वारा। इसकी जो सरफेस लेयर होती है 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर की होती है, जो कि सूटेबल होता है एसिडिक या न्यूट्रल पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए। टाइप 2 कंटेनर जो होता है वो स्टेराइल किया जाता है फिलिंग के पहले, ठीक है। टाइप 3 की बात कर लें तो ये भी एवरेज हैज़ एवरेज हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, इसके अंदर भी एवरेज ही रेजिस्टेंस होती है, जो कि सूटेबल होता है कंटेनिंग नॉन एक्वस इंजेक्टेबल प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इट कैन बी ऑल्सो यूज़ फॉर नॉन पेरेंटल प्रिपरेशन, जो कि हम लोग इसको मतलब नॉर्मल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कंटेनर टाइप, उसके अंदर कौन सी फॉर्मुलेशन को पैक किया जाता है और उसके लिए कौन से टाइप का ग्लास हम लोग यूज़ करते हैं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। एम्प्यूल अगर आपको इंजेक्टेबल करना है एनी पीएच तो टाइप 1 यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी पीएच चाहिए कि हमको एसिड भी करना है या न्यूट्रल करना है या बेसिक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1 यूज़ करेंगे। अगर आपको लेस देन 7 का यूज़ करना है तो टाइप 2 करेंगे, और नॉन एक्वस है तो टाइप 3। उसी प्रकार से वाइल है, अगर कोई भी इंजेक्टेबल आपको उसके अंदर फिल करना है तो टाइप 1, अगर पीएच 7 से कम है तो टाइप 2, नॉन एक्वस करना है तो टाइप 3, और ड्राई पाउडर है तो टाइप 4 भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। पाउडर के टेस्ट के लिए, ग्लास के टेस्ट के लिए पाउडर ग्लास टेस्ट और वाटर अटैक टेस्ट किए जाते हैं। इसको मैं आपको इसके 5th यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा। टेंशन मत लो, सारी चीज़ें मैं जो शुरू करता हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिट में आके ख़त्म हो जाएंगी, इसीलिए आपको फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट 1 से यूनिट 5 तक आप देखोगे तो पूरा इंडस्ट्री फार्मेसी 1 आपको क्लियर हो जाएगा और इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए आपको एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की, ग्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए। ग्लास कंटेनर स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो झटके वटके झेल ले, ठीक है। पर्टिकुलरली ऑटोक्लेव की स्टेरिलाइजेशन की हीट को भी वो झेल ले, ठीक है। थर्मल शॉक्स को झेल सकना चाहिए। लार्ज टेम्परेचर चेंजेस अगर होंगे तो उनको वो झेल लेना चाहिए। जो कंटेनर हम लोग यूज़ करेंगे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। प्रिपरेशन अगर लाइट सेंसिटिव है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमको एम्बर कलर्स ग्लास के कंटेनर में उसको फिल करके। फ़ायदा क्या है ग्लास का फ़ायदा क्या है? ग्लास का फ़ायदा ये है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत से शेप और साइज़ में आता है, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर को ये झेल सकता है, इकोनॉमिकल होता है, इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल को ये प्रोटेक्ट कर लेता है लाइट स्टोरेज के दौरान। न्यूट्रल और प्रॉपर ट्रीटमेंट हम लोग इससे दे सकते हैं। इम्परमिएबल होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर से, बाहर की मॉइस्चर अंदर नहीं आ सकती। गुड प्रोटेक्शन पावर होती है और डिटोरिएट नहीं होता है एज के साथ में। ईजिली लेबल कर सकते हैं और सील करके इसको हम लोग क्लोजर भी बना सकते हैं। डेंजर है अगर टूट जाएगा तो, और अगर हैवी मेटल है तो ट्रेसेस देखने के लिए मिलते हैं, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्टली पड़ता है और हैवी वेट होता है इसका। फिर आता है सेकंड हीरो जो होता है प्लास्टिक। जो प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन में, ये ऐसा मटेरियल है तो जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाने के लिए। प्लास्टिक जो होता है वो थर्मोसेटिंग या थर्मो प्लास्टिक हो सकता है। थर्मोसेटिंग क्या होता है सर? थर्मोसेटिंग ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको जब आप हीट कर दोगे नॉर्मली तो वो इनफ्यूजिबल या इनसॉल्युबल हो जाएगा, जिसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको यूज़ किया जाता है क्लोज़र बनाने के लिए। वहीं थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो कि रिजिड होता है और टेम्परेचर पे ये रीमेल्ट और रीप्रोसेस किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड और थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल ये सारे दिए हैं। सबको रीड नहीं करूँगा मैं, वीडियो लंबा हो जाता है। क्या है एडवांटेज प्लास्टिक का बताओ?
एडवांटेज प्लास्टिक का बहुत सारा है, लाइट वेट होता है, इकोनॉमिकल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मोल्ड कर सकते हैं, टूटता नहीं है, अलग अलग शेप और साइज़ में आता है, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, झटके झेल लेता है, ड्यूरेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज भी यही है कि लो मेल्टिंग पॉइंट, लो हीटिंग रेजिस्टेंस होता है, नेचर के लिए हार्मफुल है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, केमिकल्स को ऑब्जॉर्व कर सकता है, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन हमको ऐड करना पड़ता है, इसलिए प्री परमिएशन हो जाता है वेपर्स का, अदर मॉलिक्यूल्स का, लीचिंग देखने के लिए हमको मिलती है। अब बात कर लेते हैं क्लोजर की। जो तीसरे हीरो होते हैं, जो हम लोग क्लोजर यूज़ किया जाता है, नहीं भाग नहीं रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ कहाँ तक है ये, ठीक है, यहाँ तक है रबर क्लोजर। ये जो मेटल कैप की मैं बात कर रहा था, जो आपको मैं बता रहा था, ये देखो कैप से हम लोग उसको बाद में कवर कर देते हैं इसको लगाने के बाद, ठीक है। क्लोजर जो फॉर्म सील प्रिवेंट करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर होने से पहले। पहला आता है रबर क्लोजर, जो कि नीडल से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल डोज के लिए, ठीक है। इलास्टिक होता है, रीसीलेबिलिटी होती है, इसके अंदर हम लोग उसको दोबारा सील कर सकते हैं। अडेप्टेबल होता है, अलग अलग शेप में अडेप्ट कर ले जाता है। दो प्रकार के रबर होते हैं, जो कि मल्टीपल यूज़ के लिए होता है, और एक होता है सिंथेटिक रबर, जो मल्टीपल यूज़ के लिए सूटेबल नहीं होता है, जैसे कि ब्यूटाइल रबर, क्लोरोपीन रबर, ठीक है, जिसको नियोप्रीन भी बोलते हैं, सिलिकॉन रबर। कॉम्पोजिशन देखो ये रहा रबर का। इलास्टोमर के अंदर क्या होता है? वल्कनाइजिंग एजेंट होता है, एक्सेलरेटर होता है, एक्टिवेटर होता है, फिलर होता है, ठीक है। ये इतना नहीं आएगा, कभी पैकिंग में अगर रबर बहुत ज़्यादा डिटेल में आया तभी ये देखने के लिए मिलेगा। एडवांटेज क्या है कि भाई ये हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, परमिएबिलिटी होती है वाटर वेपर की, एयर इज़ लो, वाटर अब्जॉर्प्शन भी बहुत लो होता है, ऑयल रेजिस्टेंट होता है। डिसएडवांटेज ये है कि बैक्टीरियोसाइड या लीचिंग देखने के लिए मिलता है। सिलिकॉन रबर जो होता है वो एक्सपेंसिव भी होता है। दूसरा है मेटल की बात करें, जो मेटल कॉमनली यूज़ होता है वो है एल्यूमिनियम, टिन प्लेटेड स्टील, स्टेनलेस स्टील, लेड, ठीक है। स्टर्डी होता है, लाइट से इम्परमिएबल होता है, मॉइस्चर में भी इम्परमिएबल होता है, गैसेस में। रिजिड होता है, अनब्रेकेबल होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और मेटल थोड़ा कभी कभी श्रेड हो सकता है अलग अलग प्रिपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा तो आपको मैं पढ़ाऊँगा कि फिलिंग सीलिंग कैसे की जाती है एम्पुलर वायल्स की, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है।